पिंडी सदर के इलाके में थी और सदर का इलाका वहाँ से 1-1.5 फरलांग के फासले पर था। दिन का वक्त था, बाजारों में खूब चहल पहल थी। मार्च अप्रैल का खुशगवार मौसम था। शेर खान फुटपाथ पर जहन में बहुत कुछ सोचता और अपनी धुन में चला जा रहा था। वो अपने नए मिशन के बारे में गौर फिक्र कर रहा था। सदर के चौक में एक बहुत बड़ी जदीद तर्ज की मार्केट में बड़ी रौनक थी। ये एक मशहूर शॉपिंग सेंटर भी था। दुकानों में तरह तरह के बल्ब रोशन थे। औरतें और मर्द जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने में मसरूफ थे। शेर खान एक जनरल स्टोर में दाखिल हो गया। ये बहुत वसी स्टोर और इसमें काफी लोग थे। इनमें खवातीन भी थीं और मर्द भी थे। शेर खान को मालूम था कि टूथपेस्ट कहाँ से मिलेगी। वो उस काउंटर पर आ गया और अपनी ब्रांड का टूथपेस्ट तलब किया। काउंटर पर मौजूद लड़के ने शीशे के शोकेस में से टूथपेस्ट निकाल कर शेर खान को दिया। टूथपेस्ट लेकर शेर खान साथ वाले काउंटर पर आ गया, जहाँ अंग्रेजी और उर्दू की किताबें और रिसाले वगैरह फरोख्त होते थे। अंग्रेजी का एक रिसाला उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। वर्कगर्दानी करते हुए अचानक उसकी नजर कुछ फासले पर पड़ गई, जहाँ दवाइयों का काउंटर था। उसने एक बुर्का पोश औरत को काउंटर की तरफ जाते देखा, जिसके साथ शरई दाढ़ी वाला एक सफेद पोश आदमी भी था। औरत स्याह बुर्का ओढ़े हुए थी और नकाब की वजह से चेहरा ढका हुआ था। शेर खान को जिस चीज ने औरत की तरफ मुतवज्जे दिलाई वो उसकी चाल थी। उसे ये चाल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अचानक उसे याद आ गया कि हशमत बीबी नाम की धोखेबाज भारतीय जासूस औरत इसी तरह चला करती थी। औरत दवाइयों के काउंटर पर अपने आदमी के साथ खड़ी कुछ दवाइयां खरीद रही थी। शेर खान ने जल्दी से रिसाला वहीं रखा और पहला काम ये किया कि वहाँ ड्यूटी पर खड़े पुलिस के सिपाही की तरफ बढ़ा, ताकि उसे कहे कि ये मर्द औरत उसे मशकूक लगते हैं, इनको रोक लिया जाए। वो जानता था कि उसके साथ किसी पुलिस कांस्टेबल का होना जरूरी है और इस काम का इख्तियार सिर्फ पुलिस कांस्टेबल को ही है। पुलिस कांस्टेबल के करीब आकर अचानक शेर खान रुक गया। उसे ख्याल आया कि अगर फर्ज कर लिया ये औरत भारतीय जासूसा ही हुई और इसके साथ ही भारतीय दहशतगर्द ही हुआ, तो इससे ज्यादा उसे कुछ हासिल नहीं होगा कि पुलिस की मदद से वो इन दोनों को गिरफ्तार करवा कर हवालात में बंद करवा देगा और फिर इनसे इनके साथियों और खुफिया ठिकानों की पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये दोनों कुछ बताएंगे या नहीं। इससे कहीं बेहतर है कि इन दोनों का छुप कर ताकुब किया जाए। जाहिर है जहाँ जाएंगे वो उनके खुफिया ठिकाना ही होगा। यूं इन दोनों के साथ उनका पिंडी में रूपोश पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। शेर खान वहीं से एक तरफ होकर सुतून की ओट में खड़ा हो गया और बुर्का पोश औरत और उसके मर्द की नक्लो हरकत का मुशाहिदा करने लगा। औरत ने दवाइयों का लिफाफा मर्द के हवाले किया। मर्द ने बिल अदा किया और दोनों दुकान से बाहर की तरफ चल पड़े। शेर खान उन्हें बाहर निकलते बड़े गौर से देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वही भारतीय जासूसा ही है। बिल्कुल हशमत बीबी वाली चाल ढाल थी। इसी तरह कदम उठा रही थी। शेर खान ने उन दोनों का ताकुब शुरू कर दिया। शॉपिंग सेंटर के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। दोनों उसमें बैठ गए और टैक्सी सड़क पर आ गई। सबसे पहले तो शेर खान ने टैक्सी का नंबर देख लिया और उसे दिमाग में याद कर लिया। उसके बाद किसी खाली टैक्सी की तलाश में तेज तेज कदम उठाता बाहर सड़क पर आ गया। बाहर 3-4 टैक्सियां खड़ी थी। उसने एक टैक्सी का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और ड्राइवर से कहा फौरन चलो और उस टैक्सी का पीछा करो। साथ ही शेर खान ने जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। जानता था कि इस किस्म का ताकुब करने से ड्राइवर अक्सर कतराते हैं। 100 रुपए लेकर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भारतीय जासूसा की टैक्सी उस वक्त सीधी सड़क पर काफी आगे निकल चुकी थी। ये बड़ी अच्छी बात हुई थी कि सड़क सीधी थी। दूसरी सूरत में टैक्सी बाजारों की भूल भुलैयों में गुम हो सकती थी। ड्राइवर ने स्पीड तेज कर दी और थोड़ी देर बाद ही वो आगे जाने वाली टैक्सी के करीब आ गया। शेर खान ने कहा गाड़ी मुनासिब फासले पर रखो, उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि उनका पीछा किया जा रहा है। ड्राइवर ने पूछा सर ये कोई जेल से भागे हुए कैदी हैं? शेर खान ने कहा भाई कुछ ऐसी ही बात है, तुम बड़ी अक्लमंदी से इनका पीछा कर रहे हो। उनकी टैक्सी उस सड़क पर चल रही थी जो सीधी कोहे मरी को जाती थी। जब राम दुलारी की टैक्सी पिंडी शहर की आबादी से निकलकर ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई तो शेर खान ने ड्राइवर से कहा अपनी और अगली गाड़ी के दरमियान फासला और ज्यादा कर दो। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। शेर खान को मालूम था कि ये एक ही सड़क है जो नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रही है। भारतीय जासूसा की गाड़ी किसी दूसरी सड़क की जानिब नहीं मुड़ेगी। वो सिर्फ इतना चाहता था कि टैक्सी दूर से नजर आती रहे। करीब होने से भारतीय जासूसा और उसके साथी को शक पड़ सकता था कि उनका ताकुब किया जा रहा है और वो अपने खुफिया ठिकाने पर जाने की बजाय किसी और तरफ निकल सकते थे। सामने वाले आईने में से अगर राम दुलारी के साथी ने दूर अपने पीछे आने वाली टैक्सी को देख भी लिया होगा तो वो यही समझ सकता था कि कोई फैमिली कोहे मरी की सैर को जा रही है। 1-2 गाड़ियां सामने से आकर और 2 गाड़ियां पीछे से आकर निकल गईं। मरी रोड पर ट्रैफिक सारा दिन जारी रहती थी। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे मरी रोड पर चलती जा रही थी। अब पहाड़ी घाटियां शुरू हो गई थी। दोनों टैक्सियां बयाबान इलाके से गुजर रही थी। बार बार पहाड़ी मोड़ आ रहे थे। मोड़ मुड़ते हुए भारतीय जासूसा की टैक्सी शेर खान की नजरों से ओझल हो जाती। उनकी गाड़ी मोड़ काटती तो वो टैक्सी दोबारा नजर आना शुरू हो जाती। शेर खान ने देखा कि अगली टैक्सी की रफ्तार हल्की हो गई है। उसने अपनी टैक्सी के ड्राइवर से कहा स्पीड कम कर दो। भारतीय जासूसा की टैक्सी सड़क के किनारे एक तरफ होकर खड़ी हो गई। बुर्का पोश भारतीय जासूसा अपने आदमी के साथ टैक्सी से बाहर निकली। मर्द ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और टैक्सी आगे रवाना हो गई। बुर्का पोश औरत और मर्द सड़क से नीचे उतर गए और शेर खान की निगाहों से ओझल हो गए। उसने ड्राइवर से कहा जल्दी से गाड़ी आगे ले जाकर खड़ी कर दो, वहाँ जहाँ टैक्सी खड़ी हुई थी। शेर खान ने जेब से मजीद 50 रुपए निकाल कर ड्राइवर को दिए और कहा अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर ने वहीं से टैक्सी वापस मोड़ी। शेर खान ने देखा कि वहाँ सड़क के किनारे एक ऊंचे टीले पर छोटा सा कब्रिस्तान था। उसके पहलू से एक पगडंडी नीचे ढलान में उतरती थी। शेर खान पगडंडी पर आगे नीचे उतरने लगा।
10-15 कदम चलने के बाद मोड़ मुड़ा तो उसे कुछ फासले पर वही बुर्कापोश भारतीय जासूसा अपने आदमी के साथ जाती नजर आई। उसने नकाब उठा रखा था और आदमी से बातें कर रही थी और आदमी के आगे आगे चल रही थी। वहाँ जंगली झाड़ियाँ बहुत उगी हुई थी, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ भी थी। इन ऊंची झाड़ियों की वजह से किसी वक्त दोनों शेर खान की नजरों से ओझल हो जाते। झाड़ियाँ हटती तो वो फिर नजर आते। शेर खान ने उन दोनों के दरमियान फासला कम कर दिया था। वो झाड़ियों की आड़ लेकर ताक़ुब कर रहा था। एक जगह पहुंचकर बुर्कापोश औरत ने रुककर पीछे अपने आदमी की तरफ देखकर कुछ कहा। शेर खान वहीं झाड़ी के पीछे बैठ गया और बड़े गौर से उस औरत को देखा। उसने नकाब उलट रखा था और दिन की रोशनी में फासले पर से भी उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। शेर खान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने भारतीय जासूसा को पहचान लिया था। ये वही औरत थी जो हशमत बीबी बनकर उन सबको बेवकूफ बना गई थी। ये भारतीय जासूसा और भारतीय दहशतगर्दों के गिरोह की औरत थी और इसके साथ जो आदमी था वो भी दहशतगर्द ही हो सकता था। अब शेर खान ये देखना चाहता था कि इनका खुफिया ठिकाना कहाँ है। जाहिर है कि वो अपने खुफिया ठिकाने की तरफ ही जा रहे थे। ये जान लेने के बाद कि ये औरत वही भारतीय जासूसा है जिसकी उन्हें तलाश थी, शेर खान ने दरमियान में फासला ज्यादा डाल दिया। अब वो उन्हें सिर्फ अपनी नजरों में रखना चाहता था। उस वक्त शेर खान इस पोजीशन में नहीं था कि अगर उसे उनके खुफिया ठिकाने का इल्म हो जाता है तो वो छापा मारकर दहशतगर्दों के गिरोह को गिरफ्तार कर ले, या अगर गिरफ्तार नहीं कर सकता तो उन्हें वहीं खत्म कर दे। उसके पास पिस्तौल तो क्या, फल काटने वाली छुरी भी नहीं थी। उसको तो सिर्फ दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की निशानदेही करनी थी। औरत और मर्द एक खाई में उतर गए। शेर खान भी थोड़ा वक्फा डालकर उनके पीछे खाई में उतर गया। वो बड़ी एहतियात से चल रहा था। उसे दो बातों का ख्याल रखना पड़ा था। एक तो ये कि उसके चलने से पत्थरों पर आवाज पैदा न हो और दूसरे वो उन्हें नजर न आ जाए। उस वक्त एक तरह से शेर खान दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुका था। वो निहत्था था। इस औरत के पास नहीं तो उसके साथ जो दहशतगर्द था उसने जरूर कोई न कोई असलहा लिबास के अंदर छुपा लिया होगा। ये लोग बगैर असलहे के अपनी कमीनगाहों से नहीं निकला करते। दूसरे इन लोगों की खुफिया कमीनगाह यानी ठिकाना वहीं कहीं करीब ही लगता था और इस खुफिया ठिकाने में दूसरे दहशतगर्द भी जरूर मौजूद होंगे और इनके पास असलहा भारी मिकदार और तादाद में मौजूद होगा। शेर खान का पता चल जाने की सूरत में न सिर्फ ये उसकी जान को खतरा था बल्कि उसका शिकार भी हाथ से निकल जाना था। लेकिन उसे हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन भारतीय दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का सुराग लगाना था, जो कि उसकी इत्तला के मुताबिक इन भारतीय दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर भी था। शेर खान ने दोनों दहशतगर्दों को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। खाई कई जगहों से घूम गई थी। शेर खान कहीं रुककर कहीं झाड़ियों की ओट में छुपकर उनका ताक़ुब जारी रखे हुए था। एक जगह पहुंचकर खाई के आगे दीवार आ गई जिस पर बेशुमार झाड़ झनकार और घास उगा हुआ था और जंगली बेलें भी लटक रही थी। सारी दीवार इन जंगली बेलों ने ढांप रखी थी। शेर खान एक जगह छुपा इन दोनों को देख रहा था। मर्द दहशतगर्द ने एक जगह से जंगली बेलों को हटाया और दोनों उसके अंदर चले गए। जंगली बेलें फिर अपनी जगह पर आ गईं। शेर खान झाड़ी की ओट में छुपकर बैठा दीवार को देख रहा था। जब उसे बैठे 5-7 मिनट गुजर गए और कोई बाहर न निकला तो वो समझ गया कि दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना यही है। वो चुपके से उठा और दबे पांव खाई के पत्थरों और रोडों पर वापस चल पड़ा। खाई के बाहर आकर वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उस वक्त उसके साथ कमांडो फोर्स होती तो वो दहशतगर्दों के पूरे गैंग को पकड़ लेता, लेकिन वो अकेला था और निहत्था। कुछ देर सोचने के बाद वो घाटी की चढ़ाई चढ़ने लगा। वो जल्दी जल्दी चढ़ाई चढ़ रहा था। उस वक्त उसे मोबाइल फोन की शदीद कमी महसूस हुई। पता नहीं किस वजह से उन्हें शहर के इर्द गिर्द कम से कम 20 किलोमीटर के रकबे में मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। शायद इस ख्याल से कि उनके सिग्नल दुश्मन न सुन ले। वो कब्रिस्तान के पास सड़क पर आकर खड़ा हो गया। उसके सामने से 2 लारियां ऊपर कोहेमरी की तरफ गुजर गईं। कोहेमरी से यहाँ तक लारी, बस या टैक्सी या कोई प्राइवेट कार नहीं आई थी, लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। दूर से उसे एक कार आती दिखाई दी। शेर खान ने सड़क के दरमियान खड़े होकर कार को हाथ दिया। कार सड़क के एक तरफ होकर रुक गई। एक नौजवान लड़का कार ड्राइव कर रहा था। उसने बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए पूछा, अंकल आपको इस्लामाबाद जाना है तो बैठ जाएं। शेर खान जल्दी से आगे बैठ गया और कार चल पड़ी। शेर खान ने कहा, बरखुरदार एक इमरजेंसी पैदा हो गई है, अगर तुम मुझे कम से कम वक्त में पिंडी पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँगा। नौजवान ने कहा, नो प्रॉब्लम अंकल, मैं तो इस किस्म के एडवेंचर की तलाश में रहता हूँ। और उसने कार की स्पीड तेज कर दी। सड़क पहले ही ढलवान थी। कार की रफ्तार मजीद तेज हो गई। शेर खान को एक ही डर था कि लड़का नौजवान और मुहिम जू मालूम होता है, कहीं किसी जगह गाड़ी न मारते। मगर बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि वो बड़ा अच्छा ड्राइवर भी था। 20-25 मिनट के बाद उसने शेर खान को सदर में तंजीम के हेड ऑफिस के बाहर पहुंचा दिया। शेर खान ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और तेज तेज चलता सीधा चीफ के कमरे में आ गया। चीफ उस वक्त अकेला ही था। उसने शेर खान को देखकर कहा, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है, क्या कहीं जॉगिंग करके आ रहे हो? शेर खान ने कहा, सर कमांडो पार्टी को तैयारी का हुक्म दें, मैंने भारतीय दहशतगर्दों के हाइड आउट का पता लगा लिया है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। चीफ ने उसी वक्त 10 मुजाहिद कमांडोज की एक फोर्स शेर खान के साथ रवाना कर दी। ये कमांडोज 2 बंद जीपों में सवार थे। अगली जीप में शेर खान ड्राइवर के साथ बैठा था। वो जितनी जल्दी निकल सकते थे शहर की ट्रैफिक में से निकलकर मरी रोड पर आ गए और उन्होंने गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी। शेर खान को यही एक फिक्र थी कि कहीं इस दौरान दहशतगर्द किसी वजह से अपने खुफिया ठिकाने से निकल न गए हों। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बावजूद उन्हें पुराने कब्रिस्तान तक पहुंचने में 35-40 मिनट लग गए। शेर खान ने दोनों गाड़ियों को कब्रिस्तान की दीवार की ओट में खड़ा कर दिया और जवानों को लेकर घाटी के ढलान में उतरने लगा। ये तरबियत याफ्ता सरफरोश मुजाहिद थे। शेर खान ने उन्हें सिर्फ इतना समझा दिया था कि दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की पोजीशन क्या है। वो बिखर कर घाटी की ढलान उतर रहे थे। तमाम मुजाहिद मुसल्लह थे। हर एक के पास 10 गन के अलावा 6 हैंड ग्रेनेड थे। वो जंगली झाड़ियों की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे।
جب شیر خان انہیں لے کر کھائی میں اترا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ یہی وہ کھائی ہے جس کے آخر میں دیوار کے اندر دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کو راستہ جاتا ہے۔ تمام جوان الرٹ ہو گئے، اپنی اپنی اسٹین گنوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ 5 کمانڈو کھائی کی ایک دیوار کے ساتھ لگے جھک کر آگے بڑھ رہے تھے، 5 کمانڈو دوسری دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ شیر خان کے ہاتھ میں برین گن تھی اور وہ کھائی کے درمیان اونچی گھاس اور جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹاتا بڑھ رہا تھا۔ کھائی کے 3-4 موڑ گھومنے کے بعد سامنے وہ دیوار آ گئی جس پر جنگلی بیلیں لٹک رہی تھیں اور جس کے اندر دہشت گرد بھارتی جاسوسا اور اس کا ساتھی داخل ہوئے تھے۔ جوان آہستہ آہستہ دیوار کے قریب آ گئے تو شیر خان نے انہیں اشارہ کیا۔ 10 کے 10 کمانڈو جوانوں نے جھاڑیوں میں گھات لگا کر پوزیشنیں سنبھال لی۔ شیر خان کو یقین تھا کہ اگر اس دیوار کے اندر ٹیلے کے نیچے دہشت گردوں کا ہائیڈ آؤٹ ہے تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ اس کے باوجود وہ دہشت گردوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دشمن پر اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ شیر خان نے ہینڈ گرینیڈ ہاتھ میں لے کر اس کی پن نکالی اور اس کے سپرنگ کو انگوٹھے سے دبا کر دیوار کے قریب آ گیا۔ اس نے جنگلی بیل کو ایک طرف ہٹایا تو اس کے سامنے ایک قدرتی غار کا دھانا نمودار ہوا جس کو آدھے سے زیادہ درختوں کی شاخوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ اندر سے سگریٹ کے دھوئیں کی بو آ رہی تھی اور کسی آدمی کے باتیں کرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ شیر خان نے دستی بم اندر پھینکا اور فوراً زمین پر اوندھا لیٹ گیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور غار کے دھانے کے آگے جو درختوں کی شاخیں تھیں وہ اس کے اوپر سے اڑ کر دور جا گری۔ غار کے اندر سے ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے کمانڈو جوان بھی زمین پر رینگتے ہوئے غار کے دھانے کی طرف بڑھ رہے تھے اور انہوں نے بھی غار کے دھانے پر فائر کھول دیا۔ شیر خان جلدی سے اٹھ کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا اور مجاہدوں نے اوپر تلے دستی بم غار کے اندر پھینکے۔ ایک بھیانک دھماکے کے ساتھ غار کے دھانے کا اوپر کا ایک حصہ اڑ گیا۔ شیر خان نے اپنے جوانوں کو فائرنگ روکنے کا اشارہ کیا اور اونچی آواز میں کہا، تم لوگ ہمارے گھیرے میں آ چکے ہو، ہماری پوری فورس باہر موجود ہے، تم زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور اپنے دونوں ہاتھ سروں کے پیچھے رکھ کر ایک ایک کر کے باہر آ جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم پر فائر نہیں کریں گے۔ غار کے اندر سے دہشت گردوں نے بھی فائرنگ بند کر دی۔ وہاں ایک سناٹا چھا گیا۔ شیر خان نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، میں 5 تک گنتی گنوں گا، اگر تم لوگ پھر بھی باہر نہ آئے تو تمہارے غار کو بارود سے اڑا دیا جائے گا۔ 1 2 3۔ شیر خان 5-5 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر گنتی بول رہا تھا۔ جب وہ 4 تک پہنچا اندر سے ایک آدمی نکلا جس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کیے ہوئے تھے۔ جوانوں نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد غار کے دھانے میں سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا دہشت گرد آ گیا۔ ان سب نے اپنے اپنے ہاتھ سروں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ داڑھی والا دہشت گرد بھی تھا جو کہ شیر خان نے پنڈی صدر کے شاپنگ سینٹر میں برقع پوش بھارتی جاسوسا کے ساتھ دیکھا تھا اور جن کا پیچھا کرتا وہ ان کے خفیہ ٹھکانے پر آ گیا تھا۔ ان سب کو اپنے جوانوں نے قابو کر لیا۔ جب اس کے بعد کوئی دہشت گرد باہر نہ آیا تو شیر خان نے داڑھی والے بھارتی دہشت گرد سے پوچھا، اندر اور کون ہے؟ دہشت گرد رامو بولا، اندر اور کوئی نہیں، ہم 4 ہی اندر تھے۔ شیر خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تمہارے ساتھ جو عورت تھی وہ کہاں ہے؟ دہشت گرد رامو نے شیر خان کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جب رام دلاری کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا تو یہ شخص اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے دل میں اپنے بھگوان کا شکر ادا کیا کہ چھاپا پڑنے سے 10 منٹ پہلے رام دلاری وہاں سے نکل کر بھارتی سفارت خانے کی طرف جا چکی تھی۔ رام دلاری ایک دہشت گرد عورت ہوتے ہوئے بھی آخر ایک عورت تھی۔ ان دہشت گردوں کو اس طرف سے ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ اگر یہ پکڑی گئی تو پوچھ گچھ کے دوران زیادہ تشدد برداشت نہیں کر سکے گی اور سارے راز اگل دے گی۔ چنانچہ دہشت گرد ہمیشہ اسے اپنی حفاظت میں رکھتے تھے۔ شیر خان نے دوسری بار گرجدار آواز میں پوچھا، وہ عورت کہاں ہے؟ میں نے اسے خود تمہارے ساتھ غار میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ دہشت گرد رامو نے مسکرا کر کہا، وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے۔ شیر خان نے اپنے جوانوں سے کہا، ان کافروں کو لے چلو اور 4 جوان میرے ساتھ آؤ، تم لوگ اوپر ہمارا انتظار کرو۔ 6 مسلح مجاہد رسیوں میں جکڑے ہوئے بھارتی دہشت گردوں کو لے کر واپس چلے گئے اور شیر خان 4 جوانوں کو لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر ایک قدرتی کشادہ کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ وہاں جتنا اسلحہ، ہتھیار اور میگزین تھے وہ انہوں نے اٹھا لیا اور غار سے نکل کر اوپر اپنی گاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ شیر خان کو افسوس ہو رہا تھا کہ بھارتی دہشت گرد جاسوسا اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر نکل گئی ہے۔ رام دلاری دہشت گردوں کے خفیہ اڈے پر رامو کے ساتھ آنے کے کچھ دیر بعد کیوں نکل گئی تھی؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ابھی اس کی قسمت میں کمانڈوز کے ہاتھوں گرفتار ہونا نہیں لکھا تھا۔ جانے کیوں دہشت گرد رامو کو خیال آ گیا کہ رام دلاری کا اس وقت خفیہ کمین گاہ میں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے اسے کہا کہ وہ واپس بھارتی سفارت خانے چلی جائے۔ رام دلاری واپس نہیں جانا چاہتی تھی لیکن رامو نے اسے مجبور کر کے واپس بھیج دیا اور وہ برقع اوڑھ کر خفیہ اڈے سے نکل گئی۔ اس وقت باہر میدان صاف تھا، اس کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی لے کر بھارتی سفارت خانے آ گئی۔ پریس اٹیچی اسے دیکھ کر بولا، تم کیوں آ گئی ہو؟ رام دلاری نے کہا، مجھے رامو نے واپس بھیج دیا ہے۔ پریس اٹیچی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اوپر والے کمرے میں جاؤ اور سفارت خانے کی عمارت سے باہر مت نکلنا۔ اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھارتی سفارت خانے کو اطلاع مل گئی کہ پولیس چھاپا مار کر اپنے ساتھیوں کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ جب رام دلاری کو اس خبر کا پتہ چلا تو وہ حیرت زدہ سی ہو گئی۔ اگر رامو سے عین وقت پر وہاں سے چلے جانے کو نہ کہتا تو وہ بھی اس وقت پنڈی کے کسی پولیس اسٹیشن کے حوالات میں بند ہوتی۔ ان دہشت گردوں کا پکڑے جانا بھارتی حکومت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نئی دلی نے اسی وقت اپنے سفارت خانے کو پیغام بھیج دیا کہ کچھ دیر کے لیے تقریبی کارروائیاں بند کر دی جائیں اور رام دلاری کو واپس نئی دلی بھیج دیا جائے۔ اسی رات رام دلاری کو سفارت خانے کی ایک گاڑی میں پشاور روانہ کر دیا گیا۔ ویزا لگا بھارتی پاسپورٹ اس کے پاس تھا۔ پشاور سے اسے PIA کے طیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا، جہاں سے عرب امارات کی پرواز میں رام دلاری دبئی چلی گئی۔ دبئی سے اس نے برٹش ایئر ویز کی فلائٹ پکڑی اور نئی دلی پہنچ گئی۔